आज के इस लेक्चर में हम 1.6 का सेकंड पार्ट है ये। इसमें होमो इरेक्टस को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जावा मैन यानी कि होमो इरेक्टस जवानिकस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस और साथ ही साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले होमो इरेक्टस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें होमो इरेक्टस को समझना है तो हमें अपनी वही क्रोनोलॉजी लेकर चलना होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने दो इसके सब फॉर्म्स होते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरेंथ्रोपस, वो पढ़ा। उसके बाद जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, इसने किस लाइन को फॉलो किया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे आए होमो हैबिलिस। तो ऑल्दो होमो हैबिलिस जो हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देखेंगे। अब होमो हैबिलिस के बाद जो नेक्स्ट आए वो हमारे आए होमो इरेक्टस। उसके बाद हमारे आए आर्केइक सेपियंस, ठीक, आर्केइक सेपियंस आए। उसके बाद हमारे निएंडरथाल्स आए और उसके बाद हमारे मॉडर्न सेपियंस आ गए, ठीक है। तो ये हमारा लाइन चला है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अब हमें होमो हैबिलिस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना है, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म क्लोज टू एंड कंटेम्पोरेनियस विथ पैरेंथ्रोपस बॉयसी डिस्कवर्ड बाय लीकी इन ओल्डुवई गॉर्ज। तो इसकी डिस्कवरी लीकी ने की थी। ओल्डुवई जगह है एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो जो रिफ्ट वैली है उसके पास जगह है, ओल्डोवान गॉर्ज कहते हैं, वहाँ से इनकी डिस्कवरी हुई थी 1960s में। तो इनको जो है ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज़र माना गया ह्यूमन बींग्स के। टाइम पीरियड की बात करें तो 2 मिलियन ईयर्स पहले इनकी एग्जिस्टेंस प्रूव होती है और कुछ समय तक ये पैरेंथ्रोपस बॉयसेई के साथ साथ ही रहे, 2 से 1 मिलियन ईयर्स अगो तक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 650 से 800 सीसी तक थी। फ्रंटल लोब्स जो ब्रेन में थे वेल डेवलप्ड थे। क्रेनियल वोल्ट वाज राउंडेड कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, पूरा राउंडेड नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत राउंडेड शेप में था, तो ये ह्यूमन से ज़्यादा क्लोजर हैं। और फ्रंटल लोब ज़्यादा डेवलप थे तो थिंकिंग, कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। डेंटल स्ट्रक्चर की बात करें तो होमिनिड डेंटल स्ट्रक्चर था। प्रीमोलर जो थे वो पर्टिकुलरली ह्यूमन लाइक थे। मैंडिबल जो था हमारा कंपैरेटिवली लेस मैसिव देन ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, बट डेंटल आर्केड वाज नॉट पैराबोलिक। तो मैंडिबल की बात करें, जो नीचे का जबड़ा होता है, वो इनका ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स के मुकाबले कम मैसिव था, लेकिन डेंटल आर्केड जो था वो पैराबोलिक नहीं था, और हमारे ह्यूमन बींग्स में पैराबोलिक होता है। एप्स में क्या होता है? यू शेप। तो हमारे यू शेप से लेके पैराबोलिक तक एक इवोल्यूशन हुआ है। हाइंड लिम्ब मॉर्फोलॉजी क्लियरली अप्रोच द ह्यूमन फुट। जो इनके पैर की मॉर्फोलॉजी थी वो ह्यूमन फुट को काफ़ी कुछ रिजेंबल कर रही थी। अब बात करें तो यहाँ से हमारे इस होमिनिड लाइन से हमारे टूल्स का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक टाइम था उसमें ये होमो हैबिलिस भी आते हैं। हमारे टूल मेकर थे, इन जो ये टूल्स बनाते थे बहुत प्रिमिटिव टूल्स होते थे। इनको हमने नाम दिया है ओल्डोवान इंडस्ट्री। कैसे टूल्स बनाते थे? कटिंग टूल्स, स्क्रैपिंग टूल्स एंड टूल्स टू मेक टूल्स। तो बहुत सिंपल टूल्स जो स्टोन से बनते थे, बेसिकली क्रूड स्टोन टूल्स, वो ये बनाते थे। लार्ज ब्रेन इन्वॉल्व्स लार्जर लॉन्गर जेस्टेशन, लार्जर न्यूबॉर्न्स एंड ग्रेटर लॉन्जिविटी। तो अगर इनकी रिप्रोडक्शन या फिर जेस्टेशनल साइकिल की बात करें तो जेस्टेशनल साइकिल बढ़ गया, तो इससे क्या होगा? अब जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे, जितने ज़्यादा समय तक वो अपने मदर के पेट के अंदर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो डेवलप्ड पैदा होंगे, साथ ही साथ उनकी लाइफ भी बढ़ गई। अब ब्रेन enlargement is perhaps the cause and effect of dietary shifts in Homo habilis। अब ब्रेन जो इन्लार्जमेंट हुआ वो कॉज भी है, साथ ही साथ एक इफ़ेक्ट भी है इनकी डाइट में शिफ्ट होने का। मतलब अब ये थोड़ा सा हार्ड जो फूड था उससे धीरे धीरे ये कुकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रेन का भी उसी हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक जो हमारा होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस की बात करें,
इरेक्टस इनको नाम ही इसलिए दिया गया था क्योंकि ये परफेक्टली इरेक्ट होमिनिड स्पीशीज़ थे, इरेक्ट स्टैंड होते थे परफेक्ट तरीके से। ओरिजिनली इनको पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस नाम दिया गया था। कहाँ कहाँ ये रेंज करते थे? अक्रॉस अफ्रीका इनटू यूरेशिया, और टाइम पीरियड इनका 1.6 से 0.12 मिलियन ईयर्स अगो। दिस होमिनिड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रिमिटिव फेस विथ कंसिडरेबली लार्ज ब्रेन देन एनी ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, approaching the lower limit of the brain capacity in modern humans, made stone tools, new use of fire and was probably the direct ancestor of Homo sapiens। तो ह्यूमन की जो इवोल्यूशनरी लाइन है उसमें होमो इरेक्टस को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है, डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। साथ ही साथ इनके फीचर्स की बात करें तो इनके जो फेस का फीचर था वो अभी भी थोड़ा प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव यानी कि अभी भी होमिनिड यानी कि ह्यूमन से मिलता जुलता उतना नहीं था। लेकिन ब्रेन की बात करें तो साइज़ में काफ़ी इंक्रीज़ आ चुका था। जो ह्यूमन के प्रेजेंट डे ह्यूमंस की जो लोअर कैपेसिटी होती है ब्रेन की, लगभग इनका एवरेज वो अप्रोच करने लगा था। साथ ही साथ ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, टूल्स भी ये बनाने लगे, स्टोन के टूल्स, और इनको फायर का यूज़ पता था कि किस तरीके से हम फायर को यूज़ करें। अब ये माना जाता है कि ये साइड पैरेंथ्रोपस के साथ साथ इवॉल्व हुए कुछ समय तक, लगभग 1 मिलियन ईयर्स अगो तक, और उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गए ये 0.12 मिलियन ईयर्स अगो इन द वेक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम मोर एफिशिएंट होमोफॉर्म्स। तो जब ज़्यादा एफिशिएंट होमोफॉर्म्स का एवोल्यूशन हो गया तब ये एक्सटिंक्ट हो गए। डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी 1891 में डुबॉइस द्वारा की गई थी इन द सोलो रीजन ऑफ जावा। ठीक है, जावा में मिला था। क्या मिला था यहाँ पे? स्कल कैप विथ फ्यू एसोसिएटेड टीथ एंड बोन्स। ठीक है, स्कल कैप मिला था, टीथ एंड बोन्स मिला था उसके साथ। तो उस समय इनको नाम दे दिया गया पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, जिसका मतलब होता है इरेक्ट एप मैन। ठीक है, इरेक्ट एप मैन मतलब एप के भी कुछ फीचर्स हैं, मैन के भी कुछ फीचर्स हैं, साथ ही साथ ये इरेक्ट हैं। उसके बाद फिर सीरीज़ ऑफ डिस्कवरीज हुई अलग अलग टाइम पीरियड पे। 1921-29 में हुई बीजिंग प्रोविंस से हुई चाइना में, जहाँ से हमें स्कल और टीथ मिलते हैं। तब इनको सिनानथ्रोपस पेकिनेंसिस नाम दिया गया। फिर 1943-46 के दौरान हमें चाइना में ही पेकिंग एक जगह है वहाँ से मिले। अब इन सारे फॉर्म्स को एक साथ नाम दे दिया गया पिथिकैंथ्रोपस पेकिनेंसिस, और बाद में मायर ने 1960 में इनको रीनेम करके होमो इरेक्टस नाम दे दिया। उसके बाद 1984 के बाद से बहुत सारे फॉसिल्स इसके अफ्रीका में भी मिले। तो हमारी जो सिलेबस है एंथ्रो का, यूपीएससी का सिलेबस, उसमें अफ्रीका, होमो इरेक्टस अफ्रीका में आपको पैरेंथ्रोपस देखने को मिलेगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स का सब फॉर्म है। यहाँ पे हमें अफ्रीका का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, हम उसके लेकिन फॉर्म्स के फीचर्स देखेंगे। अब ये बात करें तो होमो इरेक्टस मैन जो थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस का यहाँ पे स्कल है, इसमें आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी 780 से 1250। सैजिटल रिज भी प्रेजेंट थी। जो स्कल का बेस था वो ब्रॉड था। न्यूकल टॉरस है यहाँ पे, जहाँ पे अटैचमेंट ऑफ नेक मसल्स होता है। फोरहेड लो थी थोड़ी। सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस यानी कि ब्रो रिजेस प्रेजेंट थे इसमें। पोस्टीरियर टीथ जो थे लार्ज थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बीच में कंपैरिजन किया गया है स्कल में। जब भी हम कोई भी अब होमिनिड फॉर्म पढ़ेंगे तो उसका मॉडर्न ह्यूमन से कंपैरिजन ज़रूर करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम उसी तरफ जा रहे हैं इवोल्यूशन में, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस प्रेजेंट थे क्या नहीं थे। यहाँ पे बात करें फोरहेड, देखिए लो फ्लैट फोरहेड है, यहाँ पे वर्टिकल फोरहेड है। ठीक है, प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस हैं, यहाँ पे स्लाइट ब्रो रिजेस हैं। फेशियल स्केल्टन काफ़ी हमें छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लार्ज फेशियल स्केल्टन विद लार्ज ऑर्बिट्स एंड लार्ज नेजल ओपनिंग्स। यहाँ पे टीथ जो है इनका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल है, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में बड़े टीथ हैं। मैंडिबल यानी कि नीचे का जबड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा है, सॉरी मैन में छोटा है, और यहाँ पे हमें बड़ा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भी स्कल का पीछे का भाग होता है जिसको ऑक्सीपिटल रीजन कहते हैं, यहाँ पे ये जो है एक एंगल पे आके नीचे मिलता है, जबकि यहाँ पे राउंड शेप में है। सैजिटल कील की बात करें, जहाँ पे हमारे जो मैस्टिकेटरी मसल्स होते हैं वो आके अटैच होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे होमो इरेक्टस में, जबकि मैन में ये प्रेजेंट नहीं है।
पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन जो या ऑर्बिट्स होते हैं आइस के, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन वाली जगह होती है, वो यहाँ पर हमारे होमो इरेक्टस में काफ़ी प्रोनाउंस है, जबकि ह्यूमंस में हमारे स्लाइटली प्रोनाउंस्ड है। फिर यहाँ फॉसिल्स की हम बात कर रहे थे, अफ्रीकन फॉसिल मिले, साथ ही साथ इसके कुछ फॉसिल्स हमें इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जिसको हमने नाम दिया है होमो इरेक्टस नर्मदाएंसिस, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी की सोनाकिया ने 1985 में फ्रॉम हथनौरा विलेज नियर होशंगाबाद इन नर्मदा वैली। तो ये हम जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे पेपर 2 में, तो ये हमें सब टॉपिक की तरफ भी पढ़ना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें होमो इरेक्टस के, तो यहाँ इस मैप में आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं इसका, अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, साथ ही साथ जो हमें जावा में इंडोनेशिया में मिले, उसके बाद हमारे चाइना में मिले। चाइना में जो हमारे डिपॉजिट्स मिलते हैं उनको हमने पैकिंग मैन नाम दिया, जो जावा में हमें मिले जावा मैन नाम दिया। यहाँ पे हमने अफ्रीका में मेजरली देखे हैं, तो ये जगह हैं और एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब हम ये पाएंगे कि जो पैकिंग मैन थे इनमें से सबसे ज़्यादा इवॉल्व थे, यानी कि सबसे ज़्यादा क्लोजर थे ह्यूमंस के। अफ्रीकन अगर होमो इरेक्टस की बात करें तो इनके ब्रेन का साइज़ 800 से 900 सीसी तक था। लॉन्ग एंड लो स्कल, प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस, फेस समवॉट लेस प्रोजेक्टिंग देन होमो हैबिलिस, मोर प्रोनाउंस्ड नोज। यहाँ से जो स्केल्टन मिलता है नारियोकोटोम बॉयज स्केल्टन, जो कि ये हमें दिखाता है कि बॉयज जो था वो पूरी तरीके से बड़ा यानी कि मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन तब भी उसकी हाइट जो थी 5 फीट 6 इंचेस थी, और बिल्ट जो था उसका बॉडी बिल्ड था वो काफ़ी हैवी था, जिससे हमें पता लगता है कि ये लोग साइज़ में अच्छे खासे बड़े थे। टाइम पीरियड की बात करें तो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो तक के पहले तक ये मौजूद थे। उसके बाद अगर हम जावा के फॉसिल्स की बात करें तो वैसे देखिए क्वेश्चंस आते हैं इसमें जावा और पैकिंग मैन के बीच में कंपैरिजन करने का या फीचर्स बताने का, तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही सारे फीचर्स लिख दिए हैं ताकि यहाँ से ही हम कंपैरिजन कर सकें। जावा मैन की बात करें अगर हम, तो इनके ब्रेन का जो साइज़ था 775 से लेके 940 सीसी तक था। पैकिंग मैन का 940 से 1225 सीसी तक है, तो हम ये देख सकते हैं पैकिंग मैन का ब्रेन जो है वो ज़्यादा इवॉल्व है। जावा मैन में स्मॉल स्कल, ऑक्सीपिटल रीजन ब्रॉड एंड राउंडेड। यहाँ पे क्या है, लार्जर स्कल देन जावा मैन, ऑक्सीपिटल रीजन इज नैरो एंड इलोंगेटेड। लेग्स लॉन्ग एंड इरेक्ट बट बॉडी स्लाइटली बेंट वाइल मूविंग, ठीक है, ये जावा मैन में है। यहाँ पे क्या है, ये मोर अपराइट देन जावा मैन, ये ज़्यादा अपराइट तरीके से खड़े हो रहे थे पैकिंग मैन। फेस की बात करें फेशियल फीचर्स की, तो जो जावा मैन थे उनका जो फेस था वो स्लाइटली प्रोग्नेटिस था, जबकि यहाँ पे देखें तो प्रोग्नेटिज्म जो है वो लेस मार्क था। डायस्टीमा यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है हमें जावा मैन में, जबकि पैकिंग मैन में हमें डायस्टीमा एब्सेंट मिलता है। लोअर जॉ लार्ज एंड हैवी, जो मैंडिबल है जिसको हम लोअर जॉ बोलते हैं वो लार्ज और हैवी है हमारे जावा मैन में, जबकि अगर पैकिंग मैन में देखें तो इससे जावा मैन से कम हैवी है। ब्रो रिजेस हाई लाइक दोज ऑफ एप्स, ब्रो रिजेस इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट और हाई हैं, जबकि यहाँ पे ब्रो रिजेस हाई हैं लेकिन सेपरेटेड हैं फ्रॉम दी फोरहेड। चिन की बात करें तो यहाँ पे चिन हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे जो चिन है वो कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड देन जावा मैन। टूल्स इनके देखा जाए पैकिंग मैन के तो ज़्यादा एडवांस थे। टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग सेम ही टाइम पीरियड में ये दोनों प्रेजेंट थे, दैट इज़ 1.5 टू 0.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि कंपैरिजन करके लिखिए या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, तो इसे एक स्लाइड में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद हम होमो इरेक्टस के अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह पाए जाने वाले स्पीशीज़ में क्या क्या थे। तो हमने इसे होमो सेपियंस कैटेगरी में इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ये ह्यूमन से थोड़े से अलग हैं, तो कुछ प्रिमिटिव फीचर्स हो जाएंगे इस आधार पे कि कैसे वो ह्यूमन से अलग हैं। साथ ही साथ कुछ एडवांस फीचर्स हो जाएंगे जो इन होमो इरेक्टस को हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स और बाकी सारे पीछे वाले फॉर्म से हमें अलग करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स से डिफरेंस की बात करें तो मेजर डिफरेंस क्या है, प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर स्मॉल विथ स्मॉल जॉ, रिड्यूस जाइगोमैटिक आर्चेस एंड नो सैजिटल क्रेस्ट, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स में हमें प्री मोलर्स और मोलर्स ज़्यादा बड़े दिखते हैं, जॉ भी बड़ा दिखता है, जाइगोमैटिक आर्च जो है वो हमें छोटे बड़े रहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स में, और सैजिटल क्रेस्ट प्रेजेंट होता है, जबकि होमो इरेक्टस में सैजिटल कील प्रेजेंट होता है। एडवांस फीचर्स की बात करें होमो इरेक्टस की, जो कि ह्यूमन लाइन्स के इवोल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं, वो क्या है,
क्रेनियल कैपेसिटी वेरी क्लोज टू मॉडर्न मैन में लगभग 1450 सीसी तक होता है साइज़, तो यहाँ पर भी लगभग उसको अप्रोच करता हुआ हमें साइज़ दिखता है। क्रेनियम की अगर हाइट की बात करें तो विड्थ से ज़्यादा होती है हाइट क्रेनियम की, जैसे कि हमारे में भी होती है, ठीक है, लंबाई ज़्यादा होती है देन विड्थ। मोर एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ फोरामन मैग्नम इरेक्ट पॉस्चर, ठीक है, फोरामन मैग्नम जो है वो ज़्यादा सिधाई में आ जाता है हमारे स्कल के, जिसकी वजह से इरेक्ट पॉस्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। डेंटल आर्केड मोर पैराबोलिक देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डेंटल आर्केड ज़्यादा पैराबोलिक दिखता है। डेंटल मॉर्फोलॉजी यानी दांतों की बनावट की बात करें तो हमें मॉडर्न मैन से बहुत सिमिलर देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें भी जो जितने दांत जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होते हैं और शेप के होते हैं। टोरोडोंटिज्म इनमें देखने को मिलता है। टोरोडोंटिज्म क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटी, दांतों के अंदर जो पल्प कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है इनमें। लीनिया एस्पेरा वेल डेवलप इन द फीमर, फीमर जो बोन होती है उसमें लीनिया एस्पेरा जो है वो वेल डेवलप होता है, जो ये दिखाता है कि मसल्स का अटैचमेंट काफ़ी अच्छा है, जो कि इरेक्ट पॉस्चर के लिए हमें ज़रूरी है। जाइगोमैटिक आर्च जो है थिन है लाइक होमोसेपियंस। जाइगोमैटिक आर्च कहाँ होती हैं? हमारी बोन्स बिलो आइज एंड अबव चीक्स, जहाँ से हमारे मैस्टिकेटरी जॉ के जो मसल्स होते हैं वो पास होते हैं। सैजिटल क्रेस्ट रिड्यूस और एब्सेंट एज इन होमोसेपियंस, सैजिटल क्रेस्ट रिड्यूस हो जाते हैं या तो एब्सेंट ही होते हैं। रिड्यूस फॉर्म में हम उनको सैजिटल कील बोलते हैं। पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन वेल डेवलप लैंग्वेज एंड थिंकिंग, जो पैराइटल लोब होता है ब्रेन का, लैंग्वेज और थिंकिंग से जुड़ा हुआ होता है, वो वेल डेवलप्ड हो जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें यानी कि फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंस की बात करें तो हमें मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब अगर प्रिमिटिव फीचर्स की बात करें तो मेनली जो प्रिमिटिव फीचर्स हैं हमें फेस में देखने को मिलते हैं। कैसे? फोरहेड इनका स्लोपिंग होता है जबकि हमारे में वर्टिकल होता है। ब्रो रिजेस इनमें बहुत प्रोमिनेंट है, हमारे में ब्रो रिजेस प्रोमिनेंट नहीं होती। ऑक्सीपिटल रीजन जो है वो एंगुलर है, एंगल पे आके बैक ऑफ द स्कल मिलता है, लेकिन हमारे में ये राउंडेड है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ क्रेनियम एट द लेवल ऑफ ईयर्स, ठीक है, क्रेनियम का यानी हमारी जो स्कल है उसका जो वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है, वो हमारे ईयर के उसमें लाइन में आता है, लेकिन हमारे में ये चीज़ और ऊपर आती है। नेज़ल एरिया जो है वो इनमें थोड़ा फ्लैटर होता है, हमारे में ज़्यादा एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ होता है। क्रेनियम की बोन्स जो होती हैं वो इनमें ज़्यादा थिक होती हैं, हमारे में इतनी थिक नहीं होती। मैंडिबल जो होते हैं इनके नीचे का जो जबड़ा है वो लार्जर होता है, जिसकी वजह से इनका फेस जो है वो प्रोग्नाथस यानी कि बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है। चिन इनमें नहीं होती। थिकनिंग ऑफ मैंडिबल इनसाइड, ठीक है, मैंडिबुलर टॉरस कहते हैं मैंडिबल जब अंदर की तरफ ज़्यादा थिकेंड होता है। इनमें क्या होता है, जो पहला मोलर होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, जबकि हमारे में जो थर्ड मोलर होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। फिर ग्रेटेस्ट विथ ऑफ लोअर जॉ एट द लेवल ऑफ थर्ड मोलर, ठीक है, थर्ड मोलर का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोअर जॉ चौड़ा होता है, जबकि हमारे में सेकेंड मोलर वाले एरिया में। आउटर वॉल ऑफ फीमर इज ट्वाइस एज थिकर एज इन होमोसेपियंस, ठीक है। उसके बाद हाइट की बात करें तो इनकी हाइट जो है 5 से लेके 5.5 फुट तक होती है। वेट इनका एवरेज देखें 53 kg तक होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्कल्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, होमो इरेक्टस के, निएंडरथाल्स के और होमोसेपियंस के। आप इसमें देख सकते हो क्या क्या चेंजेस आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस के आप स्कल में देख सकते हैं कि थोड़ा लेस प्रोग्नाथस फेस है, थोड़ा लेस फेशियल एरिया है, लेस प्रोमिनेंट है, ठीक है। साइकोमैटिक आर्ट जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं हमारे, तो ये देखने को हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं। उसके बाद होमो इरेक्टस के टाइम से एक कल्चर का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया था। तो इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ बायो कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान मैन में बोथ बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों तरीके के इवोल्यूशन हमें देखने को मिले। टूल कल्चर की बात करें तो ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हमें होमो इरेक्टस देखने को मिलते हैं, जिस समय इनमें चिलियन और एचुलियन ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। टूल कल्चर को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज़ था उसमें हमें जो टूल्स देखने को मिलते हैं वो है चॉपर, हैमर्स, जिनको बनाया गया है हमारा सॉफ्ट हैमर टेक्निक से, ठीक है। दूसरे फेज़ में हमें हैंड एक्सेस और फ्लेक्स देखने को मिलते हैं, जिनमें ब्लेड्स और नाइफ्स भी देखने को मिलती हैं, जिनको बनाया जाता है लेवलॉइस फ्लेकिंग टेक्निक से।
तो अगर आपको अभी ये शब्द नहीं समझ में आ रहे, सॉफ्ट हैमर टेक्निक, लेवलॉइस फ्लेकिंग टेक्निक, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, जब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उनमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। फायर की बात करें तो पहले यूज़र इन फायर माना जाता है इनको। सबसे पहले होमिनिड्स थे जिन्होंने फायर को यूज़ किया। किस किस चीज़ के लिए? वार्मथ के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स और हंटिंग के लिए। हंटिंग ये लोग करते थे। जो भी टूल्स पाए गए वो ये दर्शाते हैं कि ये इनका यूज़ हंटिंग में होता था। बिग गेम हंटिंग करते थे, यानी बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करते थे, जो कि हमें ये शो करता है कि हंटिंग जो अब थी वो प्लान्ड हो गई थी और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बन गई थी। पहले से प्लान किया जाता था हंटिंग को, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको कैरी आउट किया जाता था। कैनिबलिज्म की बात करें तो इनमें कहीं कहीं पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं। कैनिबलिज्म मतलब सेम स्पीशीज़ का जब हम फीडिंग करते हैं जब, तो उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर रिचुअल, गस्टेटरी एंड सर्वाइवल पर्पसेस, इन तीनों पर्पसेस के लिए हमें देखने को मिलता है। कैसे एविडेंस मिला? सम फ्रैक्चर्ड होमिनिड बोन्स एंड स्कल्स विथ इनलार्ज्ड फोरामन मैग्नम फ्रॉम चाइना इंडिकेट टेक्निकल रिमूवल ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स फ्रॉम द स्कल। ठीक है, तो ये एविडेंस मिलते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत हो गया था, क्योंकि ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ था उससे हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमें मेल और फीमेल के बॉन्ड की भी शुरुआत देखने को मिलती है, और यही बॉन्ड हमें कुछ कुछ फैमिली के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ाकर ले चलेगी। ठीक है, ऐसा बॉन्ड क्यों बनने लगा? क्योंकि फीमेल्स जो हैं अब लॉन्गर जेस्टेशनल पीरियड हो गया है, ठीक है, बेबी इमेच्योर पैदा हो रहा है, तो फीमेल्स उस टाइम में अपने आप को और अपने बेबीज़ को चाइल्ड बर्थ के बाद फीड नहीं कर सकती खुद से, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सपोर्ट इस बॉन्ड के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। क्लोथिंग की बात करें तो कोल्डर रीजन में अगर ये पाए जा रहे हैं होमो इरेक्टस, तो वहाँ पे बिना क्लोथिंग के सर्वाइवल उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि कुछ क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो क्लोथिंग हो सकती है एनिमल फर या स्किन के यूज़ से। फिर कई जगह पे हमें कैंप साइट्स देखने को मिलते हैं। सम फाउंड इन केव बट मोस्ट वर इन ओपन एरिया सराउंडेड बाई रूडिमेंट्री फोर्टिफिकेशंस और विंड ब्रेक्स। ठीक है, ज़्यादातर हमें ओपन एरियाज़ में कैंप साइट्स देखने को मिलते हैं। वो सेंटर ऑफ मेनी ग्रुप फंक्शंस, तो जो ग्रुप फंक्शंस होते थे होमो इरेक्टस के, वो काफ़ी सारे इन कैंप साइट्स के अराउंड ही होते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्किक ह्यूमन स्पीशीज़ को। थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।